हाँ भाई साहब, तो पेपर कैसा गया है ना? क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए हैं कि उनका पेपर बेकार गया। एंड जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना? क्योंकि भाई जिस हिसाब से उन्होंने पेपर का पैटर्न बनाया है, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दिया। आपको प्रोसेस आ रही है, मेथड आ रही है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है ना? ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई है। उनको पता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, किसी ने 5 किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 7 किए हैं, किसी ने 8 किए हैं। लेकिन ऐसा हो रहा था कि शायद एक क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, एक बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, या फिर किसी में करते-करते याद आ रहा है कि भाई क्वेश्चन बन जाएँगे सारे। जब करने बैठे तो पता चला प्रोसेस में क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम से एकदम हाई चला गया। एकदम से जहाँ पे पॉइंट में आना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारी वैल्यू हज़ारों में आ रही है ना? ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ, राइट? सो देख लेते हैं भाई आरजीबी वालों ने किस तरीके से आप लोग के साथ गेम खेला है। सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब इनने क्वेश्चन नंबर ये प्रूवमेंट दिया था, है ना? यहाँ पे 2 क्वेश्चन उनने दिए थे प्रूव करने के लिए, राइट? सो देखो इसमें क्या था, आराम से, हालांकि जो अगर ट्राई करता तो बन जाता। देख के लग रहा होगा कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, मेरे से नहीं बनता, है ना? बट बन जाता। बट जो ऑपरेटर थे ना, ऑपरेटर वाला टॉपिक, ये कई लोगों ने स्किप कर दिया था। उनको लग रहा था कि छोड़ो, इतना सब पढ़ रहे हैं, अब ये वैसे ही कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो इसको स्किप कर दूं। तो ठीक है, मान लिया ये टॉपिक मतलब काफ़ी हो सकता था काफ़ी सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, तो लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और यहाँ पे लिखना अटेम्प्ट, राइट? तो मैं समझ जाऊंगा किसी ने अटेम्प्ट किया है। बट मुझे नहीं लगता किसी ने भी अटेम्प्ट किया होगा। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है रूट 12, तो ये तो ठीक है, फिलहाल मतलब काफी हद तक ठीक था। लेकिन मुझे कई लोगों ने बताया इसका भी उनका आंसर नहीं आया है ना? वो क्यों हुआ है? रीजन है प्रैक्टिस ना करना। ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहे थे। तो सिंपल सी बात है, मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि एक दिन में हम मैथ्स को पूरा कर ले, सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सिंपल सी बात है, सबको पता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने जब देखा तो मुझे लग रहा था ठीक है, मतलब फिलहाल एक क्वेश्चन तो उन्होंने दिया जो बच्चों से बन सकता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ये तो फिलहाल बन गया होगा काफी लोगों से, मुझे लगता है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ अपन को फॉर्मुला ही लगाना था और यहाँ पे अपन को जो y ऑफ 4 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, है ना? इक्वेशन बनानी थी, राइट? तो ये तो मे भी बन गया होगा। बट जैसे नीचे आते हैं बी पार्ट, अब इसमें तो इनके अलग ही जलवे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे उन्होंने देके रखा था, ये देखो इस तरीके से था log e और यहाँ पे आपका 7 इस तरीके से था। अब बच्चा कहाँ वैल्यू पुट कर दे, कहाँ से निकाले सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब उसको पता था कि यहाँ पे ये वाला टॉपिक ईजी है, मतलब सिम्पसन वन थर्ड रूल ईजी है, बट उसमें भी इन लोगों ने, कुछ महान लोगों ने इस तरीके से दे दिया। अब बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है इसमें। उसके बाद फिर थोड़ी देर में कोई मुझे बता रहा था कि जो करेक्शन हुआ था वो बहुत टाइम बाद हुआ था, है ना? और तब तक यहाँ पे किसी ने कर भी लिया था या फिर किसी ने नहीं भी किया था। सो उसमें करेक्शन में उन्होंने बोला यहाँ पे कि आपको इस तरीके से लिखना है, log बेस ही, फिर यहाँ पे x करा दिया और शायद इंटीग्रेशन वगैरह यहाँ पे पावर 1 से लेके 7 तक ये कुछ कराया था, है ना? सो मुझे नहीं लगता इसका भी आंसर किसी का आया होगा, बट काफी लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, है ना? आंसर तो पता नहीं आया नहीं आया वो बात की बात है, बट अटेम्प्ट तो किया होगा, राइट? उसके बाद नीचे आते हैं। सो नीचे था अपना यहाँ पे सिंपल सा जेकोबी मेथड। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इजी था, बन सकता था, काफी सही था, है ना? क्योंकि इक्वेशन दी थी सिंपल सी और अपन को कुछ नहीं करना था, इजी वे में सॉल्व करना था उसको, ये फिर भी बन गया होगा। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाए। अब यहाँ पे एक और फिर से क्वेश्चन जिसमें आप लोग को यही समझ में नहीं आएगा भाई, हमने तो पढ़ा था कि जो टेलर सीरीज होती है उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन काफी इजी सा आता है ना? बट यहाँ पे ये क्या आ गया, इसमें कहाँ हम वैल्यू पुट करें, कैसे हम सॉल्व करें, ये ई कहाँ से दे दिया उन लोगों ने, है ना? ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, मतलब देख के समझ में आ रहा होगा कि भाई ये चल क्या रहा है, ये जेड कहाँ से आ गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर मान लो आप यहाँ पे u बाई v फॉर्मुला लगाओगे उसमें भी बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे सपोज आप यहाँ पे f डैश z निकालोगे, राइट? अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, है ना? तो इसमें ये इतना लंबा चला जाएगा, इतना कंफ्यूजन होगा आपको कि आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई इसको छोड़ दो तो ही बेहतर है। बीच में कई लोग को लगा होगा ऐसा कि इसको स्किप कर दो तो ही सही है। सो इसका भी आंसर के भरोसे नहीं आपका आया कि नहीं आया, ठीक है? बट फिर भी जितना बना उतना अटेम्प्ट तो किया होगा मुझे लगता है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट था, जिसमें यहाँ पे सिंपल सा अपन से बोला था कि मिलने मेथड का अपन को यूज करना है ना? ये अपन ने ऑलरेडी किया था, काफी इजी सा क्वेश्चन था। सो मुझे लगता है ये तो बन गया होगा, है ना? सिंपल सा था, ये बन गया होगा आप लोगों से। और उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसका बी पार्ट था। मुझे किसी का कॉल आया था, वो बोल रहा था भैया क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है इसमें तो मुझे यही समझ नहीं आया क्वेश्चन किस चीज का है। मतलब भाई बात तो सही है ना भाई? देखो आप लोगों ने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पढ़े हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं, एकदम से यहाँ पे ये ऑपरेटर वगैरह आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। फिर यहाँ पे उसमें भी कंडीशन दे रखी होती है, फिर से कंडीशन, फिर एस की वैल्यू उल्टी सीधी दे रखी होती है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको यू की वैल्यू दे रखी है। तो मतलब कंफ्यूजन तो होगा भाई, किसी को भी होगा, है ना? सिंपल सी बात है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है यहाँ पे। सो इसमें सिंपल आपको यहाँ पे दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इस तरीके से दी हुई थी, आर के मेथड से करना था। ये तो सिंपल सा था, बन गया होगा, है ना? इतना टफ नहीं था। फिर यहाँ पे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बी पार्ट वाला। अब इसमें क्या दिया था ध्यान से सुनो। इसमें हालांकि ये वाली जो मेथड है ना, ये तो आपने किया ही नहीं होगा, है ना? मैंने भी नहीं कराया था, तो मुझे नहीं लगता ये भी किसी ने अटेम्प्ट किया होगा यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे ये स्टेप से क्वेश्चन था, उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि एक्चुअल में करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है ना? सो दैट्स व्हाई ये शायद स्किप किया होगा आप लोगों ने। अगर किया किसी ने तो कमेंट जरूर करना। जितने भी क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किए वो कमेंट जरूर करना कि आपने किस किस क्वेश्चन को किया। जैसे आपने किया अगर 6 का तो लिखना 6A ऐसे करके आपने कितने किए और कौन कौन से किए जरूर कमेंट करना, है ना? मैं भी देखूँ आखिर कितने कितने लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इसका पार्ट ए है। अब इसमें भाई यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन दे दिए, अब बच्चों को एक इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, ये 2 इंटीग्रेशन दे रहे हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना? सो सेम वही है कि यहाँ पे ये भी लोगों को लगा होगा
कि यार दोनों में लिमिट है, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है ना, कैसे करना है। और ऊपर से यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द लैप्लास ऑफ cos h। अब ये cos h वाला तो क्वेश्चन ही नहीं किया है ना, तो कहाँ से करेंगे ये, तो ये भी किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो बी वाला क्वेश्चन है, ये बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब मैंने बोला था, सिर्फ मैंने यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक बताया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी कि भाई ये टॉपिक करके जाना कन्वोल्यूशन थ्योरम वाला, है ना। और देखो वो कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही आया है। सो यहाँ पे क्या करना था, जनरली आपको पता है यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, दो फंक्शन में अपन इसको डिवाइड करते हैं, एफ और जी, है ना। और सिंपल सा अपन उसका फॉर्मुला लगाते हैं, इंटीग्रेशन जी से लेकर टी तक, फिर यहाँ पे अपना हो जाएगा फंक्शन ऑफ यहाँ पे टी, फिर यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस एक्स, इस तरीके से। तो ये अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप 1/में पी की पावर 3 करते, सेकंड पार्ट में 1/में पी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर कर ही सकते हैं, फॉर्मुलेस वगैरह लगा देते हैं ना। मतलब कुल मिला के आपको इस पार्ट को इसके करना था, इसको मतलब याद नहीं रखना था कि आपको ये प्रूव करना है, आप तो सिंपल सा अपने इस पार्ट से शुरू करते और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, है ना। फिर उसके बाद आगे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से अपन को इसको सॉल्व करना था, राइट। सो यहाँ पे ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे 7 का बी, तो 7 का बी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये e टू द पावर माइनस का x का स्क्वायर, इस तरीके से अपना फंक्शन दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पे कोसाइन लगाना था, है ना। तो सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करना था, जो आपको याद होगा ना, कोसाइन लिमिट 0 से इंफिनिटी होती थी अपनी, है ना। सो वो वाला अपन को फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। सो ये था। इसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, तो ये तो सिंपल सा था, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं था कि यहाँ पे दिया था कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ ऑब्जेक्ट इज 10%, तो यहाँ पे 10% को पहले आप यहाँ पे 100 से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पे बना जाता, ठीक है, इतना आपका आ जाता। उसके बाद 10 शॉट्स थे यहाँ पे, मतलब एन की वैल्यू 10 थी, राइट। आप सिंपल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते आप क्या, NCR और यहाँ पे p की पावर r और q की पावर n माइनस r, है ना, ये लगाते तो आराम से आपका आंसर आ जाता। अब उसके बाद देखो इसका जो बी पार्ट है, ये बनता भी नहीं किसी से, क्यों नहीं बनता, उसका रीजन था। देखो रीजन क्या था मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया था कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्जैक्टली नॉर्मल 7% ऑफ द आइटम are under 35 and 89% are under 63, what is the mean and यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। दो चीज आपको निकालना था। सबसे पहली बात कि उसने क्या बोला था आपसे कि यहाँ पे p ऑफ x इज लेस देन है, यहाँ पे देखो 7% से कम है ना, तो यहाँ पे 35 ये आ जाता सबसे पहले। फिर उसके बाद इक्वल टू आपको यहाँ पे जो 7% दिया था, तो 7% को हम 7/100 करते, तो यहाँ पे आपको क्या आता है 0.07 आता। पहली आपकी यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से होती। फिर उसके बाद सेम चीज इसके साथ करते, मतलब यहाँ पे p ऑफ x ये हो जाता है यहाँ पे 63, और सेम यहाँ पे इक्वल्स टू अपना 89 को भी आप 100 से डिवाइड कर देते, तो ये भी आपका 0.89 आ जाता कुछ, है ना। अब दिक्कत वाली बात ये थी, सबसे पहले आप यहाँ पे z फाइंड आउट करते हैं। z का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, है ना। अब यही आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करना है, सिग्मा भी और यहाँ पे म्यू भी। सो यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब बेसिकली देखो यहाँ पे नॉर्मली z इक्वल्स टू हमारे पास सिर्फ एक चीज है, x की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हम 35 रखते हैं, फिर माइनस में म्यू अपॉन में सिग्मा, ये हो जाता। देन उसके बाद z इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाता कितना 63 माइनस में म्यू अपॉन में सिग्मा, इस तरीके से होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद आपको यहाँ पे जो z टेबल होती है ना, याद करो मैंने आपको बताया था कि एक टेबल होती है ना, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, इतनी सारी वैल्यू याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, उसकी वैल्यू आपको पुट करना था, फिर दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर वगैरह करके और फिर म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करना था, ये चीज थी इसके अंदर। तो भाई ये रहा आपका M3 का पेपर, है ना। तो अब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो, तो अगर सिंपल सा मैं बोलूं तो मतलब ठीक है, इतना था कि पास हो जाते, बट फिर भी यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये चीजें हुई हैं। और दूसरी बात है कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी उल्टे सीधे दिए हुए थे हमने, आपने देखे नहीं उस टाइप के क्वेश्चन, तो ये चीजें इसकी वजह से भी आपके साथ हुई है। तो देखो ये भी नहीं कह सकते कि पेपर एकदम बिल्कुल खराब आया था, है ना, कि एक भी चीज हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा टॉपिक है क्या चीजें, ऐसा भी नहीं था, है ना, ऑनेस्टली बताऊं तो। बट यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि काफी इजी आया था, है ना। और ये चीज तो सबके साथ हुई होगी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना, ए पार्ट आ रहा है, बी नहीं आ रहा, बी आ रहा तो ये नहीं आ रहा। ये तो रहा अपना यहाँ पे M3 का पेपर। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये जो पेपर है ना, ये आपके बैक वाले स्टूडेंट्स का है, मतलब जिनकी बैक लगी थी ना 29 को उनका पेपर हुआ था अभी परसों, है ना। तो अब देखो उनके क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। पहला ये क्वेश्चन आया था, किससे करना था, बाइसेक्शन मेथड से, ये इक्वेशन थी आपकी, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको फाइंड करना था। सेम एज इट इज यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये रूट वाला वही जो आपके में आया था ना सेकंड, वैसे कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 8 आ गया यहाँ पे, उसके बाद नीचे आगे होंगे। सो यहाँ पे ये 7 में देखो इस तरीके से आया था, सिंपल सी कन्वोल्यूशन थ्योरम आई थी, मतलब अगर किसी ने बेसिक किया है तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता, ऐसे क्वेश्चन उनको दिए थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये भी बहुत ईजी था, है ना। उसके बाद आगे देखें तो देखो ये आपका आया था प्रोबेबिलिटी से, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना था इसको, है ना। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बी पार्ट है, तो ये भी काफी इजी सा था, इसमें आपको मीन और वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे दी थी, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको करना था, राइट, उसको डिटरमाइन करना था। आगे देखें तो यहाँ पे ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, शायद बी का, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। तो यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे से प्रूवमेंट आए थे, है ना, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो कर लेता है ये प्रूवमेंट। उसके बाद यहाँ पे आर के मेथड, तो ये वाला देखो आर के मेथड का, तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आर के मेथड का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये था अपना यूलर्स मेथड का, है ना, तो ये भी अपना सिंपल सा था। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे पूछा था एक्सप्लेन वन डायमेंशनल वेव एंड हीट इक्वेशन, तो यहाँ पे जिसने थ्योरी वगैरह की होगी तो वो कर लेता है इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पे बी वाला देखो, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा आपकी इस तरीके से पूछा गया था, इसमें आपको बोला था कोसाइन की हेल्प से आपको करना है। अगर आपको सिंपल सा दिख रहा होगा तो ये क्या है, डायरेक्टली ये फॉर्मुला ही है, ये पूरा, है ना, डायरेक्टली फॉर्मुला है। तो ये भी काफी सही था, मतलब आप
मतलब आप लोगों के पेपर के कंपेयर में तो काफी इजी बना था इनका पेपर, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सा। और यहाँ पे ये देखो सिंपल सा अपन से बोला था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मुला का यूज करना है, तो सारी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी थी, आराम से कर लेते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे देखो फिर से वैल्यू दे दी थी, और किससे करना था आपको, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मुले से। काफी इजी था, फॉर्मुले वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था, है ना, टेबल वगैरह बना के। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसमें आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड करना था, ये सिंपल सी इक्वेशन दी थी अपन को, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये सिम्पसन वन थर्ड रूल, ऐसा नहीं दिया भाई आपको, नहीं आपको तो घुमा फिरा के देंगे, यहाँ पे कहीं 7 लिखेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं आधा अधूरा बताएंगे, है ना, ऐसी चीज आपके साथ हुई है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो 4 का ये था, वो यहाँ पे गॉस सीडल मेथड था, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन इनको दे दिए थे, है ना। देख रहे हो कितना इजी पेपर था। अगर ये पेपर आपको मिलता, आप लोग क्या बोलते, बहुत ही बढ़िया पेपर गया, बट आपको कौन सा मिला, ये वाला पेपर। तो फिर आपका पेपर कैसा गया वो आपको पता ही है ना। चलो अब ये तो रही भाई पेपर की बात, अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि आखिर होगा क्या, है ना। मतलब देखो जनरली जहां तक मुझे पता है सब लोगों का पेपर ऐसा ही गया है, जैसा आपका गया ना, वैसे ही आपके दोस्तों का भी गया है, वैसे ही आस पड़ोस के जो कॉलेजेस हैं उनका भी गया है, वैसे ही थोड़े दूर के कॉलेजेस में जो आरजीपीवी हैं उनका भी गया है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आपका पेपर अगर यहाँ पे इजी आता है तो जो चेकिंग होती है ना वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है, राइट। अब यहाँ पे अगर ये टफ आता है, मतलब ये ऐसा आता है कि बच्चों पे नहीं बनता, तो फिर यहाँ पे इजी चेकिंग होती है ना, इजी चेकिंग होती है, या फिर उनको नंबर दे दिए जाते हैं, राइट। अब इससे होगा क्या, जो पास नहीं भी हो रहे होंगे वो भी हो जाएंगे, जिसने एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको यहाँ पे उनको भी वो लोग पास कर देंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं भी आया तो आपको मेथड्स के नंबर मिलते हैं, है ना। अगर आपने एक फॉर्मुला भी लिखा है तो उसका भी आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, भले आंसर नहीं आया, कैसा भी हुआ, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। बट इससे एक चीज होगी, पता क्या, अगर आपका यहाँ पे एसजीपीए जो आपका एसजीपीए है वो अभी तक अच्छा बन रहा था, तो हो सकता है अगर वो सिर्फ आपको पास करेगा तो आपका एसजीपीए थोड़ा सा यहाँ पे कम बनेगा, है ना। बट यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज भी है। अभी एडवांटेज क्या है कि भाई अभी आपके पास 4 पेपर पड़े हैं। अगर आपने ये जो एक पेपर है ना, 4 ज्यादा होता है या फिर 1, तो 4 ज्यादा होता है, मतलब अगर आपने 4 पेपर में, मतलब ये 4 गुना ज्यादा है, 4x है इस पेपर का, ये तो सिंपल सा x है ना। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली इस वाले पेपर में, ये जो 4 पेपर आने वाले हैं आपके, उसमें अच्छे से आपने कर लिया, तो डेफिनेटली आपका इस पेपर का जो लॉस हुआ है ना वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, अगर आप पास हो जाओगे तो, ठीक है। और जहां तक है वो पास कर देगा, अगर आपने अटेम्प्ट वगैरह किए हैं, जिसने यहाँ पे 5-6 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, पास वगैरह हो जाओगे, अगर आपके आंसर नहीं भी आए तो। बाकी जिसने कम किए आंसर वगैरह आए हैं, अच्छे से किए हैं, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही पास हो जाएगा। सो बताना भाई आप लोगों ने कैसा पेपर किया है, एंड जो मैंने बताया क्या एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है आपके साथ, तो ये चीज जरूर बताना।